हेलो फ्रेंड्स, साकार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पटेल। दोस्तों, आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है व्हाट्सएप बनाम भारत सरकार। दोस्तों, व्हाट्सएप के बारे में हम सभी जानते हैं। फेसबुक ग्रुप की एक सोशल मीडिया कंपनी है व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से हम ऑडियो वीडियो मैसेज भेजते हैं। आज का हमारा जीवन मैसेजेस पे इतना ज़्यादा आधारित हो गया है कि व्हाट्सएप डेटा सर्विसेज के माध्यम से न सिर्फ ऑडियो विजुअल मैसेजेस, मीम्स, बल्कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने के काम आ रहा है। वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपने ऑफिस के काम को भी व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित कर सकते हैं। व्हाट्सएप जानी मानी कंपनी है। यह कंपनी आपके मैसेजेस को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का दावा करती है। इनका कहना है कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्रदान करते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति सूचना भेजता है और दूसरा व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करता है, इन दोनों के बीच में सूचना को कोई भी व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता, पढ़ नहीं सकता। तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से आपकी सूचनाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सुरक्षित होने की वजह से आपकी निजता यानी कि प्राइवेसी की सुरक्षा की गारंटी व्हाट्सएप देता है। और इस तरह से व्हाट्सएप एक बहुत ही भरोसेमंद सोशल मीडिया माध्यम के रूप में उभरा है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने निजी और सार्वजनिक मैसेजेस इसके माध्यम से भेजते हैं। लोगों तक सूचना पहुंचाने का ये सबसे क्रांतिकारी माध्यम बन गया है। डेटा जैसे जैसे सस्ता हुआ है, लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी निजता को ये सुरक्षित पाते हैं। प्राइवेसी यहाँ पर मेंटेन रहती है और इस प्राइवेसी की वजह से लोग खुल करके अपनी बातें यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी स्थापित करता है। तो व्हाट्सएप एक तरह से दावा ये कर रही है कि चूंकि हम लोग अपने सारे मैसेंजर सर्विसेज लेने वाले लोगों को, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, इन सभी लोगों को हम जो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए आप एकदम सुरक्षित रूप से मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी मैसेज भेजेंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। इससे आपकी निजता यानी कि प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी और इससे आप मनचाही अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आपको आज़ादी मिल रही है। हाल ही में भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, यानी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए व्यवस्थाओं को लाने के लिए भारत में एक कानून बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, यह है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसको 2009 में संशोधित किया गया है। इसको सामान्य रूप से हम आईटी एक्ट के रूप में जानते हैं। आईटी एक्ट के तहत भारत सरकार ने अपने आईटी एनवायरनमेंट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी क्षेत्रों को विनियंत्रित करने का काम किया है। उसके संबंध में नियम बनाने के अधिकार हासिल किए हैं। हमारी संसद के द्वारा यह स्थापित हुआ है। और बदलते परिवेश में जहां पर डिजिटल सिग्नेचर, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और सोशल मीडिया ये तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी को कानूनी रूप से विनियंत्रित और परिभाषित करने के लिए आईटी एक्ट बहुत ज़रूरी है। इसी आईटी एक्ट के तहत भारत सरकार ने आईटी रूल्स बनाए हैं और ये जो रूल्स हैं, इनमें कुछ नए अमेंडमेंट किए भारत सरकार ने। हालिया अमेंडमेंट के हिसाब से, हालिया सुधारों के हिसाब से भारत सरकार ने घोषणा की है कि किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के द्वारा कोई भी मैसेज अगर भेजा जाता है और उस मैसेज के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति की निजता भंग होती है या आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट के प्रावधानों में उल्लंघन होता है, तो सरकार उन मैसेजेस के से संबंधित डेटा को हासिल कर सकेगी और उसको बनाने वाले, उसको ओरिजिनेट करने वाले, शुरुआत करने वाले व्यक्ति तक पहुंच करके उसके अपराध या ऑफेंस को निर्धारित कर सकेगी और इस तरह से सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने वालों पे लगाम लगा सकेगी। इस तरह के बदलाव आने के बाद व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए यह जरूरी हो गया कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को छोड़ करके प्रेषक और प्राप्तकर्ता से संबंधित सारी सूचनाएं सरकार को प्रदान करें। तो अगर सरकार कोई सूचना मांगती है तो किस व्यक्ति ने सूचना भेजी, क्या सूचना भेजी और किस व्यक्ति को यह मिली। ये व्यक्ति को जो सूचना मिली है, क्या वो पहले कहीं और से आई है?
और अगर पहले कहीं और से आई है तो उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, ओरिजिनेटर या शुरुआत करता, उसका डिजाइनर जो है वहां तक पहुंचने का सरकार का उद्देश्य है और इसलिए उन्होंने नियमों में बदलाव किए हैं। तो अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने एन्क्रिप्शन को तोड़ें, अपने एन्क्रिप्शन को यानी कि अपनी कूट रचना को तोड़ करके सूचना से संबंधित डाटा सरकार को उपलब्ध कराएं कि क्या सूचना भेजी गई है और इस सूचना के प्रेषक और प्राप्तकर्ता से संबंधित जानकारी भी सरकार को उपलब्ध कराएं। और अगर ये सूचना दूसरे जगह से फॉरवर्ड की गई है तो फॉरवर्डेड सूचना के पीछे जाकर के जो सूचना का उत्पादन करता है, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले ये सूचना बनाई है, उत्पादनकर्ता या ओरिजिनेटर, यहां तक सरकार पहुंचना चाहती है और इस सूचना के ओरिजिनेटर तक पहुंच करके सरकार ये चाहती है कि ये व्यक्ति ने जिसने सूचना डिजाइन की है, अगर इस सूचना के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य को, लोक व्यवस्था को और कहना चाहिए कि जनरल मोरालिटी को, सामान्य सदाचार को अगर नुकसान पहुंचता है तो हम इस ओरिजिनेटर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें। तो एक तरफ व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां हैं जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनका कहना है कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों का भरोसा हासिल करते हैं, इससे हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी निजता को सुरक्षित रखते हैं और उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम उपलब्ध कराते हैं। यह इंटरनेट के खुलेपन का सबूत है और इसकी हम सुरक्षा करने की गारंटी लेते हैं। ये क्लाइंट्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि आईटी अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी सूचना के माध्यम से लोगों को खतरा पहुंचता है, कानून व्यवस्था को खतरा है, अगर किसी सूचना के माध्यम से अश्लीलता का प्रसार होता है, अगर आतंकवाद के माध्यम के रूप में सूचना का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी स्थिति में सूचना का इंक्रिप्शन ये कानून को लागू करने और अपराधी को पकड़ने के मार्ग में बाधा है। और इस एन्क्रिप्शन को तोड़ करके व्हाट्सएप इत्यादि कंपनियों को, जो कि भारत की कानूनी व्यवस्था में काम करते हैं, इनको जो है सूचना के उत्पादनकर्ता यानी ओरिजिनेटर तक पहुंचने के सरकार के अधिकार को लागू करना पड़ेगा। सरकार को ये सूचना देनी पड़ेगी ताकि सरकार लोगों को उनकी गलतियों के लिए, उनके अपराधों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके। ठीक है, तो इस तरह से ये जो विवाद है ये शुरू हुआ और आपस में संघर्ष की स्थिति बन गई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ये विवाद चल रहा है, दोनों पक्ष आपस में अड़ गए हैं और हाल ही में सरकार के वकील ने, हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बात कही है कि व्हाट्सएप के द्वारा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को डिफेंड करना, इसको ना तोड़ना और सरकार को ओरिजिनेटर संबंधी सुविधाएं, इससे संबंधित जानकारी देने से मना करना न सिर्फ आईटी अधिनियम का उल्लंघन है बल्कि भारत की संप्रभुता के विरुद्ध ये एक विरोध का कार्य है, विरोधी कृत्य है। इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस, एक्ट ऑफ डिफायंस, असहयोग या कहें कि सविनय अवज्ञा जैसी स्थिति यहां पे पैदा कर रहा है। तो इट्स एन एक्ट ऑफ डिफायंस, ये सरकार ने कहा है। तो अब ये विवाद शुरू हो गया है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियां, सोशल मीडिया, इस पर सरकार को क्या नियंत्रण रखना चाहिए। यह विवाद शुरू हो गया है कि क्या सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार हमारी जासूसी कराना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी मत उपलब्ध हुआ है कि अगर सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई अगर आतंकवाद फैलाता है या अपराधों को बढ़ावा देता है या अश्लीलता फैलाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हमको प्राइवेसी के माध्यम से अपराधियों को सुरक्षित बच निकलने का मौका देना चाहिए? क्या अपराधियों को पकड़ने के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? तो ये विवाद जो है उभर करके सामने आया है। तो हम लोग देखेंगे कि दोनों पक्ष क्या क्या तर्क उपलब्ध करा रहे हैं और उन तर्कों के आधार पर जो है हम अपनी समझ को इस मामले में बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट्सएप के तर्क देखते हैं। व्हाट्सएप की ओर से कोर्ट में क्या तर्क रखे गए हैं। व्हाट्सएप ने सबसे पहला तर्क यही रखा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं, ऑडियो विजुअल मटेरियल, आपके पिक्चर्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशंस, आपकी पसंद, आपकी सोच से संबंधित सारी सूचनाएं एन्क्रिप्टेड होती हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी कूट रचना से सुरक्षित होती है। इसके माध्यम से लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना आती है जिससे वो अपनी निजता या प्राइवेसी को एंजॉय कर पाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निजता को जो है मौलिक अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जीवन जीने का अधिकार है। इसमें आता है गुणवत्ता युक्त जीवन जीने का अधिकार, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में निजता के अधिकार को इंपॉर्टेंट माना गया है। राइट टू प्राइवेसी, आधार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को जो है मौलिक जीवन जीने के अधिकार से जोड़ा है। वहीं अनुच्छेद 19 एक ए के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है। और निजता होने की वजह से ही जब लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर कोई उनको देख नहीं सकता, कोई इस सूचना का इस्तेमाल करके उनको परेशान या ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है मनचाही अभिव्यक्ति करते हैं, और ये अभिव्यक्ति जो है व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन से जो सुरक्षा मिलती है, ये लोगों की निजता संविधान का अनुच्छेद 121 के तहत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, इन दोनों स्वतंत्रताओं को, इन दोनों मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। इसलिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और सूचनाओं की सुरक्षा बहुत ही जरूरी है। इट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और इसलिए व्हाट्सएप न तो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ेगा और ना ही किसी भी प्रकार की सूचना सरकार को कंपल्सरीली या जबरदस्ती दबाव पूर्वक उपलब्ध कराएगा। यानी व्हाट्सएप ने कहा कि हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि हम संविधान के द्वारा सुरक्षित हैं। हम लोगों को संवैधानिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। जैसे ही एन्क्रिप्शन की सुरक्षा टूटी, ये दोनों मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप के ओर से यह भी तर्क रखा गया है कि सरकार को अगर सूचना का अनियंत्रित पहुंच, सूचना की अनियंत्रित पहुंच दी जाए, अनफेटर्ड एक्सेस, सूचना की अनियंत्रित पहुंच अगर सरकार को उपलब्ध कराई जाए, तो इस अनियंत्रित पहुंच का इस्तेमाल करके न केवल सरकार लोगों के मौलिक अधिकार, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, बल्कि सरकार इस डेटा का इस्तेमाल करके लोगों की सोच और मनोवृत्तियों का अंदाजा लगा सकती है। ये एक तरह से अपने देश की सारी जनता के ऊपर जासूसी करने जैसा है। ठीक है, ये एक तरह से मास सर्विलेंस या बड़े पैमाने पर जासूसी के काम को बढ़ावा देता है। कुछ समय पहले एडवर्ड स्नोडन नाम के व्यक्ति ने अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जो कि वहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, अमेरिका की NSA नाम की संस्था के ऊपर आरोप लगाया था कि उस संस्था ने सभी सोशल मीडिया से संबंधित मेटा डाटा या बड़े पैमाने पर डाटा को हासिल किया है और इसके आधार पर इन्होंने अमेरिका के सभी लोगों के ऊपर एक सर्विलेंस यानी कि निरीक्षण का कार्यक्रम बिठा रखा है। और जब सोशल मीडिया की बात आती है तो सोशल मीडिया सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो NSA ने प्रिज्म नाम के एक प्रोग्राम के तहत, प्रिज्म प्रोग्राम के तहत सारी दुनिया के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया के डेटा का इस्तेमाल किया और बड़े पैमाने पर जासूसी की, मास सर्विलेंस का प्रोग्राम बनाया। और इस मास सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्होंने अपनी विदेश नीति को दिशा देने का काम किया, दूसरे देशों के हितों को प्रभावित करने का काम किया और अपने देश के लोगों पर तो जासूसी की ही, उनकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को तो भंग किया ही। तो अमेरिका के प्रिज्म प्रोग्राम की तर्ज पर भारत भी बड़े पैमाने पर जासूसी का, मास सर्विलेंस का प्रोग्राम बनाना चाहता है। और भारत के ही नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से भारत से जो दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, उन सभी के आपके सोचने के तौर तरीके, उनके द्वारा भेजे जाने वाले मैसेजेस के ऊपर स्टडी करके भारत सरकार जो है लोगों की सोच पर, उनके ओपिनियन पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है। तो व्हाट्सएप के द्वारा लगाए जाने वाले आरोप बहुत ही गंभीर है कि सरकार एक तो दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है और बड़े पैमाने पर जासूसी करने का यहाँ पे कार्यक्रम बन रहा है। और ये किसी भी वैश्विक स्तर के जो है अभिसमय या कन्वेंशन के विपरीत है। तर्क बहुत मजबूत है और आशंकाएं भी बहुत गंभीर हैं। सरकार अक्सर ही अपने विरुद्ध होने वाली आलोचनाओं को समाप्त करने का प्रयास करती है और इन आलोचनाओं को समाप्त करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो सरकार की आलोचना हो रही है, विशेष रूप से आपका व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो आलोचनाएं हो रही हैं, इन आलोचनाओं से बचने के लिए सरकार जो है
आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर सकती है और अपने विरुद्ध होने वाली आलोचनाओं को देशद्रोह का दर्जा देकर के सोशल मीडिया में लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकती है। तो सरकार जो है आलोचना से बचना चाह रही है और आलोचना से बचने के लिए सरकार आईपीसी सेक्शन 124A देशद्रोह से संबंधित जो है अपने कानून का इस्तेमाल करते हुए इन सूचनाओं के आधार पर लोगों के विरुद्ध कठोर कदम उठा सकती है। इनके आधार पर अगर एन्क्रिप्शन टूट जाता है, लोगों की सूचनाएं मिल जाती है, मानहानि के दावे किए जा सकते हैं। तो इस तरह से यह कहा जा रहा है कि सरकार अपनी आलोचना से बचना चाह रही है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा है, इसको तोड़ करके सरकार अपने खिलाफ आलोचना करने वालों के ऊपर सरकार के विरुद्ध नफरत फैलाने संबंधी कानून लगाना चाहती है, जैसा कि सरकार ने पिछले कुछ समय से किया है। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 124A देशद्रोह, इसका आरोप जो है अक्सर उन लोगों पे लगाया गया है जिन्होंने सरकार की आलोचना की थी। यहां पे ये नहीं देखा गया कि आलोचना कितनी वैध है, कितनी उचित है। तो आलोचना का अधिकार भी हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसको भी आपका सोशल मीडिया की सुरक्षा, एन्क्रिप्शन की सुरक्षा न मिलने से लोगों के अंदर जो है आलोचना न करने की भावना पैदा हो सकती है और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। ठीक है, तो इन सब बातों को यहां पर उठाया गया है। तो सरकार ने भी यहां पर बहुत ही मजबूत तरीके से अपना जवाब रखा है। इन्होंने भी तर्क प्रस्तुत किया है। भारत सरकार का यह कहना है कि व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया कंपनियां प्रेषक और प्राप्तकर्ताओं के बीच एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का जो दावा करती हैं, यह भारत की संप्रभुता से ऊपर नहीं है। भारतीय संविधान के तहत लोगों को निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये एब्सोल्यूट या अंतिम अधिकार नहीं है। इनके ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। हमारा संविधान ही ये कहता है कि निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अगर सबको ये अधिकार खुल करके दे दिए गए तो हो सकता है एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे से टकरा जाए, और अक्सर ऐसा होता भी है। तो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो अधिकार है ये हमारे भारत की संसद को और भारत की सरकार को दिया गया है। राष्ट्रपति के आदेश से या संसद के बनाए गए कानूनों और नियमों से आपका इस पे निर्बंधन या कंट्रोल किया जा सकता है, और सरकार बिल्कुल इन्हीं निर्बंधनों का इस्तेमाल करके इसको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अभिव्यक्ति की अति स्वतंत्रता भी अराजकता को जन्म दे सकती है। दूसरी तरफ सरकार का यह कहना है कि सरकार जो है वो अपने कानूनी दायरे में काम कर रही है, संविधान के दायरे में काम कर रही है। तो संविधान स्वयं इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के ऊपर। इसके साथ साथ सरकार के पास आईटी एक्ट 2000 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से सरकार इस तरह की सूचनाएं हासिल कर सकती है। तो सरकार ने कहा आईटी एक्ट 2000 में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें हमें इन सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी, जैसे सेक्शन 43 हैकिंग या कंप्यूटर से संबंधित, कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश से संबंधित अपराध है। हैकिंग से संबंधित कोई मालवेयर आपके कंप्यूटर में आया, जैसे कि रैंसमवेयर ही आया। मालवेयर क्या होता है? ऐसा कोई मैसेज जो आपके सिस्टम, आपके फ़ोन, आपके कंप्यूटर को जो है नुकसान पहुंचाए। अगर कोई आपके कंप्यूटर में अनधिकृत प्रवेश करता है, आपके मोबाइल में अनधिकृत प्रवेश करता है, इसको बोलते हैं हैकिंग। तो हैकिंग या मालवेयर अटैक जो है, इनको रोकना है अगर, तो आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43 के तहत हैकिंग और मालवेयर अटैक इत्यादि को रोकने के लिए प्रावधान है। और अगर कोई व्यक्ति हैकिंग करता है या मालवेयर भेजता है तो उसको सजा देने के भी प्रावधान है। 2 साल से लेकर 7 साल तक की सजा इसमें प्रदान की जा सकती है। तो अगर हमको हैकिंग या मालवेयर अटैक जैसी समस्याओं को रोकना है तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सूचना भेज रहा है, ये सूचना बनी कहां से है, ओरिजिनेट कहां से हुआ है,
और जिस व्यक्ति ने डिज़ाइन किया है उसने ज़रूर दूसरों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन किया होगा, और उसको रोकने के लिए हम लोगों को ओरिजिनेटर तक पहुंचना होगा। इसके लिए हमें इंक्रिप्शन तोड़ करके और पता लगाना पड़ेगा कि सूचना बनी कहाँ, इससे पहले 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 सबसे पहला प्रेषक कौन है। इसके अलावा सेक्शन 66A आईटी एक्ट का सेक्शन 66A कहता है ऑफेंसिव मैसेज, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले अपमानजनक मैसेज कोई भेजता है उसको सजा मिलेगी। 66E और 66F। 66E जो है ये लोगों की निजता भंग से संबंधित है, ठीक है। निजता भंग करने वाले अगर मैसेजेस किसी को भेजे जाते हैं आईटी संसाधनों का इस्तेमाल करके, स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, या 66F साइबर आतंकवाद से संबंधित आपका जो है कोई इंसिडेंस होता है जिसमें आईटी साधनों का इस्तेमाल करके हिंसा और तबाही फैलाने का प्रयास किया जाता है। तो 66E के तहत निजता भंग करने वाले मैसेजेस को ट्रैक करना पड़ेगा। 66F के तहत साइबर आतंकवाद से संबंधित मैसेजेस को ट्रैक करना पड़ेगा, और इनको ट्रैक करके भारत सरकार जो है ये इस तरह के आपराधिक कृत्य करने वालों को, साइबर आतंकवाद फैलाने वालों को, निजता भंग करने वालों को पकड़ करके सजा दे सकती है। तो जब तक इनके कल्प्रिट्स को पकड़ना है तो हमको प्रेषक के पीछे जा करके जिसने मैसेज यहां तक भेजा और जिसने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया इसको रोकना पड़ेगा, इसका पता लगाना पड़ेगा। सेक्शन 67, सेक्शन 67, 67A, 67B ये अश्लीलता से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 67 कहता है अगर किसी व्यक्ति ने अश्लील मैसेज भेजा, सोशल मीडिया या आईटी संसाधनों का इस्तेमाल करके अश्लीलता फैलाई। 67A कहता है अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करते हुए उससे संबंधित अश्लील मैसेजेस भेजे, अगर किसी व्यक्ति ने ट्रोल किया, अश्लील तरीके से ट्रोल किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट चल रहा है ऑनलाइन। 67B कहते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों से संबंधित अश्लीलता दिखाने वाले आपके चित्र या उससे संबंधित कोई आईटी मैसेजेस जो हैं आपके भेजे जा रहे हैं। तो इन सब को रोकने के लिए सरकार जो है वो कदम उठाएगी और जो भी ऐसा करेगा उसको सजा देगी। अब सरकार का ये कहना है कि अब देखिए आईटी एक्ट के तहत हमने सजाएं निर्धारित कर दी हैं अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ, निजता भंग करने वाले, आतंकवाद फैलाने वालों के खिलाफ सजाएं निर्धारित कर दी हैं, पर सजा देंगे कैसे? जब तक सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रेषक की जानकारी हासिल नहीं करेंगे। प्रेषक को भेजने वाले फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं, ओरिजिनेटर जिस व्यक्ति ने ओरिजिनली इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है उस व्यक्ति तक हम नहीं पहुंचेंगे, सजा कैसे देंगे? तो जो असली कल्प्रिट है, जो आईटी एक्ट के तहत ऐसे गंभीर अपराध कर रहा है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें एन्क्रिप्शन तोड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जो जानकारियां आ रही हैं उन जानकारियों के स्रोत तक पहुंचना पड़ेगा, किसने डिजाइन किया, और उसको सजा देना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम इन आईटी अपराधों से निपट पाएंगे। आईटी एक्ट में यह भी प्रावधान है कि सरकार जो है वो इस तरह की सूचनाएं हासिल कर सकती है। आईटी एक्ट सेक्शन 69, 69A और 69B, इसमें सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वो अपने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उससे संबंधित संगठन का इस्तेमाल करके डेटा की मॉनिटरिंग कर सकती है। सेक्शन 69 कहता है सरकार जो है किसी भी सोशल मीडिया या आईटी कंपनी के द्वारा किसी भी तरह का जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, कोई भी सर्विस उपलब्ध कराया जाता है, सरकार उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है। 69A कहता है कि अगर कोई ऑफेंसिव मैसेजेस भेजे जाने हैं तो उस तरह की सर्विसेज को ब्लॉक किया जा सकता है। व्यक्ति को भी ब्लॉक किया जा सकता है, पूरी कंपनी को भी ब्लॉक किया जा सकता है, उसकी सेवाएं रोकी जा सकती हैं। और अगर कोई भी कंपनी जो भारत भूमि पे काम कर रही है, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादि, कोई भी सोशल मीडिया या आईटी कंपनी अपने द्वारा इकट्ठे किए गए या इस्तेमाल किए जा रहे डेटा को भारत सरकार को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगी। यानी किसी भी डेटा ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सकता है और उसमें से डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस भी किया जा सकता है। तो 69 मॉनिटरिंग, 69A ब्लॉकिंग ऑफ सर्विस और 69B मॉनिटरिंग एंड डेटा ट्रैफिक कलेक्शन।
तो यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आईटी ऑफेंसेस को रोकने के लिए भारत सरकार अपने डेजिग्नेटेड एजेंसी के द्वारा, किसी भी अपने विभाग या संस्था के द्वारा आपका किसी भी सोशल मीडिया कंपनी या आईटी कंपनी के न सिर्फ डेटा को मॉनिटर कर सकती है, बल्कि उस डेटा को कलेक्ट करके प्रोसिक्यूशन के लिए यानी अपराध सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अगर वो डेटा एनक्रिप्टेड है तो 69B में यह भी कहा गया है कि एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके समझने वाली स्थिति में कंपनी को जो है तैयार करके सरकार को देना पड़ेगा, ताकि सरकार जो है इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहरा सके। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती, 69A के तहत उस मैसेज को या उस कंपनी के ऑपरेशन को ब्लॉक किया जा सकता है और उस कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। यानी सरकार ने व्हाट्सएप से जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा है और लोगों मैसेजेस से संबंधित सूचनाएं उजागर करने की बात की है, सरकार को उपलब्ध कराने की बात की है, वो आईटी एक्ट के अनुकूल है। सरकार का हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने यह भी कहा है कि भाई हम कोई जासूसी का कार्यक्रम नहीं बना रहे हैं, मास सर्विलेंस या जासूसी का कार्यक्रम नहीं है। यह लोगों की निजता भंग करके उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का प्रयास बिल्कुल नहीं है। हम जासूसी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के आलोचना के अधिकार को नहीं रोक रहे हैं, हम लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे और लोगों की निजता को भी बनाए रखेंगे। तो सरकार ये कैसे करेगी, जबकि एक तरफ सरकार एन्क्रिप्शन तोड़ करके मैसेज के ओरिजिनेटर तक, डिजाइनर तक पहुंचना चाह रही, कैसे करेगी सरकार? तो सरकार का कहना है कि हम कोई जासूसी नहीं करेंगे। देखिए, हम आईटी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत काम करेंगे। इसके लिए विशेष साइबर कोर्ट बनाए जाएंगे। इन साइबर कोर्ट के सामने जो सरकार की विशेषज्ञ एजेंसी है, ये किसी भी व्यक्ति या किसी भी कंपनी या किसी भी आईटी पर्सन, फिक्टिशियस पर्सन के नाम पर आपका सूचना हासिल करने के वारंट हासिल करेगी। तो साइबर कोर्ट के सामने सरकारी एजेंसी, सरकार मतलब सरकारी एजेंसी, आपका सूचना हासिल करने के लिए वारंट मांगेगी। ठीक है, तो सरकार जो है साइबर कोर्ट में जाएगी, साइबर कोर्ट इनको वारंट देगा और इस वारंट के बेसिस पे सरकार जो है वो आपका इस वारंट के बेसिस पे सरकार आईटी कंपनी यानी कि व्हाट्सएप, ठीक है, सोशल मीडिया कंपनी यानी कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियों के पास जा करके किसी खास व्यक्ति या किसी खास साइट से संबंधित डेटा जो है, किसी खास आईडी से जनरेटेड डेटा का जो है पता लगा सकती है। ठीक है, तो सरकार यहां पर बहुत ही सुरक्षित तरीका अपनाएगी। सरकार जो है साइबर कोर्ट में जाएगी, कोर्ट न्यायपालिका के अधीन आती है। सरकार सबूत रखेगी कि इस आईडी या इस सोर्स से मैसेजेस आए हैं जो कि आईटी एक्ट का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट वारंट जारी करेगा, तब वारंट के आधार पर सरकार जो है व्हाट्सएप या अन्य कंपनियों के सामने सूचना हासिल करने के लिए रिक्विजिशन भेजेगी और इस सूचना के आधार पर निश्चित मात्रा या निश्चित समय काल की सूचना जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी और उसी के आधार पर प्रोसिक्यूशन किए जाएंगे। यानी सरकार व्हाट्सएप के सारे डेटा को एक साथ एक्सेस नहीं करना चाहती है। सिर्फ जिन पर सरकार को जो है खतरनाक गतिविधियां चलाने का, अश्लीलता फैलाने का शक है, सरकार सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्यवाहियां करना चाहती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहां पर दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन को इसलिए डिफेंड कर रही है क्योंकि उनका कहना है कि भरोसा, निजता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। सरकार का ये कहना है कि सरकार हम कोई जासूसी का कार्य नहीं कर रही है, बल्कि अपने कानूनी दायरे में रह करके सरकार काम कर रही है। और सरकार भरोसा भी दिला रही है कि हम जो है सिर्फ कोर्ट और वारंट वाले तरीके से काम करेंगे, मास सर्विलेंस नहीं करेंगे। और ये भी भरोसा दिलाया जा रहा है कि आलोचना करने के लोगों के अधिकार की वजह से उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ में ये भी बात कही जा रही है कि आईटी एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजंस हैं, स्पेशली आपका 69, 69A, 69B में। इसलिए सरकार सिर्फ अपने कानून के तहत सरकार आईटी एक्ट 2000 के तहत सूचनाएं हासिल करने का प्रयास कर रही है। इसमें कुछ नया नहीं है। ये बहस आगे भी चलती जाएगी। सिर्फ कानून बना देने से या कानून लिख देने से बहस खत्म नहीं हो जाती है। सरकार ने व्हाट्सएप के ऊपर जवाबी हमला भी किया है।
सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप ने अपने ग्राहकों से संबंधित डेटा को अपने सिस्टर कंसर्न्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि को अपने ग्राहकों का डेटा फ्री में उपलब्ध कराया है ताकि मार्केटिंग को आसान बनाया जा सके। तो सरकार का कहना है जब मार्केटिंग करने के लिए व्हाट्सएप अपना डेटा, अपने ग्राहकों से संबंधित डेटा जो है वो अपने सिस्टर कंसर्न्स को दे सकता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट के लिए, तो अपराधों को रोकने के लिए, भारत को एक सुरक्षित देश बनाने के लिए, लोगों के अभिव्यक्ति और निजता को सुरक्षित रखने के लिए अगर भारत सरकार कोई कदम उठाती है तो व्हाट्सएप इस पे विरोध क्यों कर रही है? यानी वाणिज्यिक फायदे के लिए व्हाट्सएप डेटा शेयर कर सकती है, लेकिन भारत की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए, भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए, भारत के कानून को लागू करने के लिए व्हाट्सएप अपना डेटा शेयर नहीं कर सकती। तो व्हाट्सएप के ऊपर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया गया है। तो दोस्तों, ये बहस तो चलती रहेगी और न्यायालय का जो फैसला है वो हाल में भले ही इस बहस का अंत कर दे, किसी एक के पक्ष में आ जाए, लेकिन जैसे जैसे लोगों में आईटी से संबंधित अवेयरनेस आएगा ये बहस और भी गंभीर होगी और हमें समझना पड़ेगा कि हम किस दिशा में। सरकार के द्वारा जासूसी किया जाना कोई नई बात नहीं है, आलोचनाओं का विरोध करना, देशद्रोह के आरोप लगाना ये कोई नई बात नहीं है। मीडिया के ऊपर सरकार के दबाव के बारे में हम सभी परिचित हैं, लेकिन साथ ही साथ मीडिया सरकार को प्रभावित भी करती है, ये भी हम जानते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे में इंटरनेट से संबंधित एक ऐसा दृष्टिकोण है जो यूरोप और अमेरिका से आता है, जिनका ये मानना है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट जो है वो सबको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का सर्विलेंस या रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रशिया, चाइना जैसे आपके कठोर प्रशासन वाले देश आते हैं, जिनका ये मानना है कि इंटरनेट पूरी तरह से नियंत्रित होना चाहिए और इसमें जो है राजनीतिक विचारों को फैला करके और राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रयास नहीं होने चाहिए, इसको पूरी तरह से एक सामाजिक साधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंटरनेट से संबंधित विविध दृष्टिकोणों के बीच भी एक युद्ध सा चल रहा है और भारत के अंदर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के भी बहस चल रही है और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। तो ये बहस आगे जारी रहेगी और आम आदमी के मन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के जिस तरह की भावना रहेगी, न्यायालय का निर्णय आगे चल करके उसी दिशा में हमको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर हम यूरोसेंट्रिक विचार रखते हैं कि हमको अभिव्यक्ति और निजता के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तो हो सकता है कि व्हाट्सएप के तर्कों को ज़्यादा महत्व मिले। लेकिन अगर हम लोग आईटी एक्ट और लोगों की सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तुलना में, अगर हम सरकार को अपने गार्जियन के रूप में ज़्यादा ताकतवर शक्ति के रूप में देखते हैं, तो हो सकता है कि न्यायालय इसके विपरीत दिशा में जाए। तो आगे आने वाले समय में निजता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा और दूसरी तरफ जासूसी और आपके आलोचना के खतरे, इन सब को लेकर के बहस जारी रहेगी और ये विवाद तो इस गंभीर बहस का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अपने ओपिनियन बनाइए और देखते रहिए साकार एकेडमी। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।